हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 35th डे की शुरुआत। और अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहा है तो उसको बताना जरूरी है कि आखिर में मिरेकल सीरीज है क्या। तो फटाफट से बता देता हूं। क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस कवर कर रहे हैं हम जस्ट 60 डेज के अंदर। तो पिछले 34 दिनों में हमने जो भी कुछ किया है वो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। एक बहुत प्यारी सी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है और आपको Google Docs पे भी मिल जाएगा, जहां पर मैंने सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखा हुआ है। और इन दोनों की ही लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आज जो हमारा 35th डे है, आज हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑफ कोर्स वी विल स्टडी अबाउट गैल्वेनोमीटर, क्योंकि वो कॉइल के ऊपर लगने वाले टॉर्क के ऊपर ही बेस्ड है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गैल्वेनोमीटर्स कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो आज का जो वीडियो है वो कंसेप्चुअली बहुत ही ज्यादा लोडेड वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ में आज के वीडियो से आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो वो भी इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। हमारी इस सीरीज का टारगेट क्या है? तो हमारी कोई सीरीज एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है ना। हम थोड़ी सी और भी गहराई पर जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसको दूर कर रहे हैं, एंड दैट इज योर फियर ऑफ फिजिक्स। क्योंकि अगर आपका ये फिजिक्स का डर खत्म हो गया, जो कि खत्म हो जाएगा 100% अगर आप मिरेकल सीरीज को बाय हार्ट फॉलो करोगे तो आप फिर बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो, जेई का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो आपको इस सीरीज को किस एग्जाम के लिए यूज करना है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, है ना, आपकी विश। मेरा काम है 60 दिन अगर आप मेरे साथ साथ मिरेकल सीरीज को फॉलो कर लोगे तो आपका फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ वायर। वायर के ऊपर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। अब देखो, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती, उस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। और करंट का मतलब क्या है? मूविंग चार्ज। तो ऑब्वियसली करंट का मतलब ही ये है कि वायर के अंदर बहुत सारा चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी कि ओवरऑल वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। तो अगर कोई आपके पास में करंट कैरिंग वायर है, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच विल बी गिवन बाय करंट टाइम्स लेंथ ऑफ द वायर। अब ये लेंथ कहां से कहां तक लेनी है वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट देयर, राइट। सो ये फॉर्मूला आपके बहुत ही काम आने वाला है। आप पूछोगे कि सर ये आया कहां से फॉर्मूला? तो देखो, अगर हम हमारे वायर का एक छोटा सा हिस्सा उठा लें जिसकी लेंथ dl है ना। जैसे ये हमारा वायर है जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं है स्ट्रेट वायर हो, ठीक है ना। तो करंट इस वाले एंड से इस वाले एंड तक फ्लो हो रही है, मतलब आगे भी पोर्शन होगा बट मैंने इतना ही पोर्शन उठाया है। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने उठा लिया, जैसे सपोज करो ये छोटा सा टुकड़ा dl मैंने उठा लिया, ठीक है ना। तो इस छोटे से सेक्शन के अंदर कितना फ्री चार्ज होगा आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास में चार्ज कैरियर डेंसिटी अवेलेबल है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। n इज नथिंग बट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, प्रिसाइजली सेइंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नाउ वी हैव n, और हमें कितने वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालने हैं? तो लेंथ है हमारी dl और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। तो अगर हम वायर को सिलेंड्रिकल मानते हैं तो ये जो छोटा सा सेगमेंट आपने उठाया है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a मल्टीप्लाइड बाय dl। सो हमने n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ गए। अब हर चार्ज कैरियर के ऊपर कितना चार्ज है? e। तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा? NaDl मल्टीप्लाइड बाय e। ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर के अंदर जो चार्ज है
वो इफेक्टिवली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि बताओ फोर्स ऑन डीएल, ये जो छोटा सा सेगमेंट आपने उठाया है, इसके अंदर जो चार्ज आपने कैलकुलेट किया है, उन चार्जेस के ऊपर, है ना, कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ये तो फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, Q टाइम्स V क्रॉस B, पिछले वीडियो के अंदर, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखना उस वीडियो को। तो Q हमारे पास में है ना, कितना चार्ज हो गया इस सेगमेंट के अंदर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, दोनों का हमने कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल सकते हैं बाहर और डीएल वेक्टर को भेज सकते हैं अंदर। क्यों? क्योंकि डीएल वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। वेलोसिटी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन भी शुरुआत से आखिरी वाले एंड की तरफ होती है, और जो डीएल सेगमेंट हमने उठाया उसकी डायरेक्शन भी शुरुआत से आखिरी वाले एंड तक होती है, राइट। तो हम दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा NEA टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम्स डीएल क्रॉस V, और ये NEAV क्या होता है, याद करो यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर याद नहीं हो तो एक बार हल्का सा देख लेना उस वीडियो को जाके, जिसमें हमने डिराइव किया था। इट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो फाइनली हमारे पास में इस छोटे से सेगमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स आ गया I टाइम्स डीएल क्रॉस B। तो अगर पूरे के पूरे वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स हमसे पूछा जाए तो हमको इस छोटे छोटे सेगमेंट्स के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का सम करना होगा, यानी कि हमें डीएल का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। अब ये जो डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन किया है, इसका मतलब हमने टोटल लेंथ नहीं ली, हमने वेक्टर एडिशन किया है। वेक्टर एडिशन किया, इसका मतलब हम लोग छोटे जो डिस्प्लेसमेंट है उनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हमने जो यहां पर वेक्टर, अल्टीमेटली जो हमारे पास में वेक्टर आएगा वो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क कर रहा है, केवल और केवल शुरुआती पोजीशन और आखिरी पोजीशन से आपको मतलब है, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो आपको ड्रॉ करना है, वो वाली लेंथ आपको लेनी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So this dl vector का integration is nothing but l vector from initial to final end of the wire. Very important, right? तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I टाइम्स L क्रॉस B। तो अगर मान लो तुम्हारा वायर इस फॉर्म में कि इधर से करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब कोई पूछे कि बताओ इस वाले वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो तुम लेंथ कौन सी यूज करोगे फॉर्मूला के अंदर। ना तुम्हें ये वाली लेंथ यूज करनी है, ना तुम्हें ये वाली यूज करनी है, तुम्हें तो ये वाली लेंथ यूज करनी है ना। शुरुआती पॉइंट से आखिरी पॉइंट को मिलाने पर जो लेंथ आपको मिलती है वो आपको फॉर्मूला के अंदर यूज करनी है। दैट विल बी योर इफेक्टिव लेंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तो नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट अ करंट कैरिंग वायर, इफ इट विल बी केप्ट in magnetic field, it will experience a force due to this magnetic field, and now we know why will it experience this force, है ना। तो इसकी शुरुआत हमारे चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स से हुई थी, हमने उसी को एक्सटेंड किया है। अच्छा, अगर मान लो दो करंट कैरिंग वायर्स को तुम पास पास रख दो, एक दूसरे के पैरेलल रख दो, तो उनके बीच में क्या होगा। आपको लगेगा कुछ नहीं होगा सर, दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रही है, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन अब आपको यहां पर पूरी की पूरी कहानी जो है उसका कंक्लूजन होता हुआ दिखाई देगा। देखो, आपने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ये वाला जो वायर है वो इधर वाले हिस्से पर क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल, राइट। सिमिलरली ये वाला वायर जो है वो इधर वाले हिस्से में डॉट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगेन यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल। यू कैन इजीली फिगर इट आउट, राइट। सो यू हैव टू वायर्स and current I1 and I2 is flowing through them and these wires are kept parallel to each other, है ना। हमें ये पता पड़ गया कि दोनों वायर्स एक दूसरे की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब पहले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी गई है उसके अंदर हमारा दूसरा वाला वायर रखा हुआ है जिसके अंदर करंट I2 फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सिमिलरली जो दूसरे वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी गई है उसके अंदर हमारा पहला वाला वायर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दोनों वायर्स के ऊपर फोर्स लगेगा। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये दोनों वायर्स उन फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे।
तो यहां पर हम एक रूल यूज कर सकते हैं, है ना, कि जब वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखा जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रॉस डायरेक्शन या डॉट डायरेक्शन में दी जाए और वायर जो है वो आपका प्लेन ऑफ पेपर के अंदर फ्लो हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग फोर्स की डायरेक्शन वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करने में परेशानी होती है तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो। आज तक हम राइट हैंड रूल यूज करते आए थे, फर्स्ट टाइम हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन के अंदर रखनी होती है, फील्ड, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फील्ड, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये हमें फील्ड की डायरेक्शन में रखनी होती है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा जो प्लेन ऑफ पेपर है, तो I2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो पेपर के अंदर जा रही है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर की तरफ जाती हुई। फिर दिस सेकंड फिंगर इज केप्ट अलोंग, द करंट। तो अब मैं थोड़ा सा हाथ को मुझे ट्विस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा, बट फर्स्ट फिंगर मैंने फील्ड की डायरेक्शन में रखी, सेकंड फिंगर मैंने करंट की डायरेक्शन में रखी और अंगूठे ने मुझे बता दिया कि मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब मैं यहां पर ये चीज जो कर रहा हूं ना, स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, क्योंकि दोनों स्क्रीन से अलग अलग है, तो आपको खुद को ये एक्सपेरिमेंट करना है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको इस सीन को पॉज करना है और आपको खुद को फिगर आउट करना है कि यार सर ने जो फोर्स की डायरेक्शन बनाई है यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो सही है या गलत है। फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में रखना, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखना, देन अंगूठे से पूछना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो यूजिंग दिस रूल यू विल फाइंड इट आउट दैट जो दूसरा वाला वायर है उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और जो पहला वाला वायर है उसके ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो गई, आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ आपको अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। सिमिलर लॉजिक और सिमिलर आर्ग्यूमेंट का यूज करते हुए आप लोग आसानी से खुद फिगर आउट कर सकते हो कि अगर दो वायर्स के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही हो, तो पहले वाले वायर के कारण इधर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी क्रॉस होगी और दूसरे वाले वायर के कारण इधर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी क्रॉस होगी। यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस डायरेक्शन बाय यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल। देन using Fleming's left hand thumb rule you can easily find out the direction of force and you will find out that force will be such that these two wires will repel each other। तो अब एज ए फैक्ट आप इसको याद रख सकते हो कि अगर दो पैरेलल वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होती है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर यूनिट लेंथ पर वो कितना फोर्स लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास में है, तो सारी चीजों को अपन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है तो वो अपोज करेंगे, और पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स I1 टाइम्स I2 डिवाइडेड बाय 2πd। हमने ये माना है कि हमारे जो दोनों वायर्स है वो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी हो जाएगी, जैसे B1 हो जाएगा हमारा म्यू नॉट करंट I1, क्योंकि ये I1 करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, डिवाइडेड बाय 2πd। d इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स। तो हमारा जो फोर्स होगा हो जाएगा I2 वाले करंट के ऊपर लग रहे हैं, है ना, लेंथ हो जाएगी हमारी dl, छोटा सा फोर्स ले लेते हैं, छोटी सी लेंथ, ठीक है, टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट टाइम्स I1 डिवाइडेड बाय 2πd। तो जब इसको सॉल्व करोगे और df बाय dl की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। दिस डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, डेरिवेशन मैंने आपको समझा दी है ना, लिखी नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने देखा है ना, और ये जो फैक्ट हमने देखा है कि दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं अगर दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रही है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हों, इसको यूज किया जाता है 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। कैसे, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कितनी होगी, तो इफ
टू करंट कैरिंग वायर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट 1 मीटर डिस्टेंस। तो डी की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 1 मीटर रख दी, है ना, डिस्टेंस। एंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 इंटू 10⁻⁷। तो फोर्स जो आया वो कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁷, है ना। और दोनों के अंदर करंट सेम फ्लो हो रही है, I1 I2 जो है वो दोनों सेम है, ठीक है ना। तो आप आसानी से म्यू नॉट की वैल्यू रखना, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो कि उन दोनों के अंदर जो करंट फ्लो हो रही होगी वो पक्का कितनी हो रही होगी, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। क्योंकि केवल और केवल तभी ये पॉसिबल है कि दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगा रहे हो वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। मतलब हमने ऑलरेडी फोर्स बता दिया, हमने ऑलरेडी डिस्टेंस बता दी दोनों वायर्स की, तो हमने मजबूर कर दिया किस बात के लिए कि पक्का दोनों वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रही होगी, और अगर दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो हो रही है तो वो पक्का 1 एम्पियर की ही होगी, उसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आप रख के देख लेना वैल्यूज, अदरवाइज ऐसे फैक्ट इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज और डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एक बार मैंने वापस से यहां पर आपको बता दी। नाउ अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो एक पूरी की पूरी जो कॉइल होगी वो फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। वैसे आप जो फर्स्ट स्लाइड थी उसके अंदर जो मैंने लॉजिक बताया था उसको यूज करके आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि एक कॉइल या एक लूप के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स हमेशा 0 होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको जो लेंथ लेनी होती है वो शुरुआत से लेके आखिरी पॉइंट तक लेनी होती है। तो लूप के केस में क्या होगा, शुरुआती पॉइंट और घूम फिर के आखिरी पॉइंट दोनों सेम ही जगह पर होंगे, यानी कि आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैं एक बार वापस से आपको बताना चाहूंगा कि एक लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो भले ही उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा बट उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, एंड दैट टॉर्क विल रोटेट दिस लूप एंड ट्राई टू अलाइन इट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो पूरी की पूरी महाभारत है इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल के सहारे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हुए देखा था, और हम ये ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि एक करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो अगर हमारा करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर उसके ऊपर टॉर्क लगता था, बिल्कुल उसी तरीके से एक मैग्नेटिक डायपोल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर उसके ऊपर टॉर्क लगना चाहिए, और उनका फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है, ठीक है ना। तो पहले तो इस उम्मीद को देखते हैं और उम्मीद के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मिलता है ना। सो वी कैन गेट ऑल दीज रिजल्ट्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग? तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इसके अंदर लूप रखा हुआ है, और आप जब यहां से देख रहे हो, ठीक है, यहां से आप देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये वाला फेस नॉर्थ की तरह और ये वाला फेस साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, n टाइम्स i टाइम्स a। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, राइट, कि एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो NIA होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ इस लूप के ऊपर बताओ टॉर्क कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हुआ करता था P क्रॉस E। P is nothing but इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड E is nothing but इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M क्रॉस V। M is nothing but मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड B is nothing but मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली रिप्लेस कर दिया,
यानी कि एम बी साइन थीटा, और एम की जगह अपन रख सकते हैं एन आई ए, तो एन आई ए इंटू बी साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। कोई हमसे पूछे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी लूप की, तो पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में फॉर्मूला होता था माइनस पी डॉट ई, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एम डॉट बी, मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा। आसान है। जैसे वहां पर हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करते थे, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे हमारा टॉर्क 0 होगा, फोर्स ऑलरेडी 0 है, साथ ही साथ में हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव एम बी है, जो कि मिनिमम है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, फोर्स और टॉर्क 0 हो, तो वो कहलाता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, मतलब टॉर्क तो अभी भी 0 है, फोर्स तो अभी भी 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, फोर्स और टॉर्क अगर 0 हो, तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। आई होप आपको सबको पता होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये जो लूप है ये रोटेट होके फाइनली किसके अलोंग अलाइन होना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड के। लूप अलाइन होना चाहता है, इसका मतलब है लूप का डायपोल मोमेंट जो है वो अलाइन होना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, है ना। उसको अचीव करने के लिए रोटेशन हो रहा है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो हमें जो थीटा एंगल है वो हमेशा किसके बीच में लेना होता है, वो हमें लूप के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना होता है। लूप के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं लेना होता, है ना भाई। लूप का एरिया वेक्टर जो है ना, लूप का एरिया वेक्टर जो होता है वो लूप के परपेंडिकुलर होता है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया है एन आई ए। एन और आई तो स्केलर है, तो पक्का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए हम उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने एक ना फर्जी वाला तरीका बता दिया कि हाँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में ऐसा होता था, तो मैग्नेटिक डायपोल के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या गारंटी है कि ये एनालॉजी वर्क करती हो, क्या गारंटी है कि ये वाकई फॉर्मूलाज जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हो मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा केस लेते हैं और उसमें अदर तरीके से, मतलब एक दूसरे रास्ते को अपनाते हुए हम लोग इन रिजल्ट्स को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। फिर हमें तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार लगा सकते हैं हम इस एनालॉजी को, ये वर्क करती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स चेक इफ दिस एनालॉजी इज ट्रू फॉर ए रेक्टेंगुलर कॉइल। तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं, तो हमने ले ली रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है ना, और उसको दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया। इस कॉइल के अंदर हम लोग करंट आई फ्लो कर रहे हैं, देखो करंट आई फ्लो कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली इस सर्किट से बाहर होते होते फ्लो हो जा रही है, ठीक है ना। अब ये जो डायग्राम मैंने यहां पर दिखाया ना, इट इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, है ना। आपको वैसे तो आप लगा सकते हो दिमाग कि ये जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके इस वाली साइड पर फोर्स किधर लगेगा, इस वाली साइड पर फोर्स किधर लगेगा, इस वाली साइड पर फोर्स किधर लगेगा, और इस वाली साइड पर फोर्स किधर लगेगा। फोर्सेस जो होंगे आमने सामने वाली साइड्स पर इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स तो आपका हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स वाली कंडीशन तो हमें समझ में आ गई, वो तो हमारे पास में पहले भी रिजल्ट था कि अगर शुरुआती पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब लूप बना रहा हो अगर आपका वायर, ठीक है ना, करंट कैरिंग लूप बन रहा हो, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बशर्ते आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क को विजुअलाइज करने के लिए आपको यहां से देखना पड़ेगा, यहां से देखने का मतलब है इसकी टॉप व्यू देखनी पड़ेगी, है ना। ये वाली व्यू देखनी पड़ेगी कि इधर से देखेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा। तो इधर से देखेंगे तो हमें इस वाली मैग्नेट की खोपड़ी नजर आएगी, इस वाली मैग्नेट की खोपड़ी नजर आएगी, और ये जो कॉइल है ना इसकी केवल और केवल ये वाली साइड नजर आएगी। ये सब छुप जाएगा अगर हम इस साइड से देखेंगे तो, है ना। जैसे पेन है, अगर पेन को आप यहां से देखते हो तो पूरा का पूरा पेन दिखाई देगा, बट अगर सामने से देखते हो आप तो केवल और केवल आपको डॉट दिखाई देगा। अगर मैं केयरफुली रखूं तो ये व्यूज के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हम इसकी टॉप व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू देखने पर हमें कॉइल की केवल और केवल कौन सी वाली साइड, जो बीसी साइड है वो दिखाई दे रही है ना।
दोनों मैग्नेट्स की हमें खोपड़ियां दिखाई दे रही है, वो हमने यहां पर ड्रॉ कर दी। आप नोटिस करो, जो बी से ए की तरफ जाने वाली साइड है, जो बी से ए की तरफ जाने वाली साइड है, उसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है ना। तो मैंने यहां पर थोड़ा केस उल्टा कर दिया, ठीक है ना। मैंने एक साइड के अंदर करंट क्रॉस डायरेक्शन में बना दिया। क्रॉस डायरेक्शन का मतलब है कि नीचे की तरफ जाता हुआ, और पक्का जो सामने वाली साइड है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ आता हुआ करंट होगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो साइड है इसके अंदर करंट क्रॉस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है। तो आप कॉइल को ऐसे देख रहे हो ऊपर से, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ऐसी, इस तरीके की आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस तरीके की रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो आप इसको यहां से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो आपको केवल और केवल ये वाली साइड ही नजर आ रही है ना। तो इस वाली साइड के अंदर करंट नीचे की तरफ फ्लो होती हुई नजर आएगी, और इस वाली साइड के अंदर करंट वापस से ऊपर की तरफ फ्लो होती हुई नजर आएगी। इस तरीके से मैंने डॉट और क्रॉस बनाया ताकि आप आसानी से विजुअलाइज कर सको, ठीक है ना। तो एक साइड के अंदर करंट क्रॉस डायरेक्शन में और एक साइड के अंदर करंट डॉट डायरेक्शन में जा रही है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा। तो या तो आप एरिया वेक्टर कह सकते हो या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। इस वाली साइड के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी IL भी होगी, क्योंकि करंट सेम है, लेंथ सेम है, ठीक है ना। ये वाली जो लेंथ है L सेम है, और इस वाली साइड के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी कितना हो जाएगा? IL भी। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ये ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ये नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, बट ये दोनों फोर्सेस मिलकर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। नोटिस करो, अगर यहां से एक्सिस पास हो रहा हो तो ये भी रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स भी रोटेट करने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों फोर्सेस मिलके एंटी क्लॉकवाइज इस पूरी की पूरी कॉइल को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हमारा जो M वेक्टर है रोटेट करते करते हमारी कॉइल ऐसे हो जाए कि M वेक्टर और B वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अब आपको फोर्स पता पड़ गया, आपको एक्सिस पता पड़ गया, आपको एक्सिस से फोर्स की डिस्टेंस पता है कितनी है, A/2। A इज नथिंग बट दिस अपर साइड, ये वाली साइड A है, ठीक है ना। अगर ये वाली साइड A/2 है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा, तो वापस से थीटा हो जाएगा। फिर ये वाला वापस से साफ साफ बना देता हूं, ठीक है ना। देखो, इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है। अगर यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ढंग से ड्रॉ करने दो, इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। फिर ये लाइन जो जा रही है, ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा? थीटा। फिर ये जो लाइन जा रही है तो ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा। ये वाली साइड A/2 है, तो ये वाली जो साइड होगी सामने वाली, वो पक्का कितनी हो जाएगी? A/2 साइन थीटा। और ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम किसी फोर्स का किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? फोर्स को एक्सिस से लाइन ऑफ फोर्स पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा फोर्स है, ये हमारी लाइन ऑफ फोर्स हो गई, यहां पर हमारा एक्सिस है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और उसकी लेंथ कितनी है? A/2 साइन थीटा। तो हमारा जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन साइड L टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। और क्योंकि दोनों ही फोर्सेस सेम है, दोनों के लिए ही एक्सिस से डिस्टेंस भी सेम है, तो हम लोग हमारे नेट टॉर्क को फाइंड आउट करते समय इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा नेट टॉर्क होगा। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ILB, है ना, A साइन थीटा, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। थोड़ा रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा I टाइम्स L टाइम्स A। L इज लेंथ, A टाइम्स ब्रेथ, ठीक है ना, टाइम्स B टाइम्स साइन थीटा। तो ये L इंटू A, लेंथ इंटू विड्थ, ये किसके इक्वल हो गया? एरिया के इक्वल हो गया। और I इंटू A,
अगर नंबर ऑफ टर्न अपन 1 लेते हैं तो NIA, N तो यहाँ पर 1 हो गया, तो बचा I इंटू ए, तो I इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा MB sin थीटा, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो M क्रॉस B भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब तुम्हें पता पड़ गया कि हाँ यार, हमने जो एनालॉजी यूज करी थी कि सीधा सीधा इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूलाज है उनको कॉपी कर दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, वो हम कर सकते हैं, हमारे पास में अब वैलिड प्रूफ भी है। साथ ही साथ में हमें ये भी पता पड़ गया कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर दो मैग्नेट्स के बीच में रखा जाए और उस कॉइल से करंट फ्लो करवाई जाए तो वो कॉइल रोटेट होती है, और रोटेट इस तरीके से होती है कि उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाता है, या यूं कह लो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, मतलब एरिया वेक्टर कह लो या डायपोल मोमेंट वेक्टर कह लो, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, तब तक वो रोटेट करती है। ठीक है ना, तो ये हमें एक बहुत अच्छी चीज पता पड़ गई, क्योंकि अब हम करंट को फ्लो करवा के कॉइल को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि वी कैन डिटेक्ट करंट, एंड दैट इज द एग्जैक्ट प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, तो एसेंशियल चीज तो हमें पता पड़ी गई कि दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल रखनी है और उसके अंदर से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वो कॉइल रोटेट करने लगेगी। अब इसको थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई करेंगे और एक बेटर इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट गैल्वेनोमीटर। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ गिवन सर्किट, राइट। तो यहां तक की बात तो खैर हमें पता है। तो हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करें, देखो दो मैग्नेट्स आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों मैग्नेट्स हो गई, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है। अब ये रेक्टेंगल मैंने बनाया ना, ये नहीं है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर कॉइल की टॉप व्यू है, मतलब आपको केवल और केवल एक साइड दिखाई दे रही है, बाकी की जो तीनों साइड्स है वो डायग्राम की डेप्थ के अंदर है, जैसा कि मैंने आपके पिछले स्लाइड के अंदर आपको डायग्राम बताया था, राइट। अब पहला चेंज जो आपने देखा होगा वो आपने देखा होगा कि हमने दोनों मैग्नेट्स जो यहां पर ली है, इनकी जो सरफेस है इट इज नॉट प्लेन, इट इज कॉन्केव, राइट। सो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि जो दोनों मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो लीनियर ना होके कैसी हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो, राइट। सो वी वांट टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा हम क्यों चाहते हैं, ऐसा हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी कॉइल भले ही किसी भी कंडीशन के अंदर हो, जैसे अभी कॉइल हमारी ऐसी रखी हुई है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर है ना, या फिर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला वेक्टर है। अब रेडियल डायरेक्शन के अंदर फील्ड होने की वजह से आपको फील्ड का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, सिग्निफिकेंट पोर्शन आपको आपके एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल जो है वो हमेशा लगभग 90 डिग्री रहेगा, कभी भी 0 डिग्री आपको नहीं दिखाई देगा, राइट। यानी कि हमारा जो टॉर्क है दैट इज MB sin थीटा, तो टॉर्क हमारा हमेशा मैक्सिमम वर्क करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा टॉर्क जो है वो हमेशा मैक्सिमम रहे, हम चाहते हैं कि हल्की फुल्की करंट फ्लो करने पर भी मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए हमने ये कंडीशन यहाँ पर यूज करी। साथ ही साथ में आपने नोटिस किया होगा कि एक कोर विच इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, एक सिलेंड्रिकल कोर है ना, हमने बेसिकली इसके ऊपर हमारी कॉइल को, ठीक है, लपेटा है। सो वाई आर वी यूजिंग दिस सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला तो ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियल बनाने के अंदर और भी ज्यादा मदद करती है, चलो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण इसका ये होता है कि ये जो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एसोसिएट हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देती है ना। अब कैसे इंक्रीज कर देता है सॉफ्ट आयरन, है ना, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बट फिलहाल एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रख लेना है कि व्हाई डू वी यूज सिलेंड्रिकल कोर विच इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। सो देर आर मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट, it helps to make the magnetic field between two magnets radial. Second, it
इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज एसोसिएटेड विद द कॉइल, है ना। एक और कारण है, आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एडी करंट्स के बारे में, है ना। तो उन एडी करंट्स की वजह से आपका जो रोटेशन होता है, तो एक तो रोटेशन कैसे हो सकता है, झटके से रोटेशन हो सकता है, और एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है। तो एडी करंट्स की वजह से जो ट्रांजिशन होता है वो स्मूथ ट्रांजिशन होता है, तो वो एडी करंट्स भी प्रोड्यूस होती है हमारी सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, ताकि हमारा जो रीडिंग आ रही है, हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है, हमारे जो स्केल के ऊपर निडल रोटेट कर रही है, वो ट्रांजिशन ऑसिलेट ना करे, झटका ना खाए, वो बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो ये मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से हम सॉफ्ट आयरन की बनी हुई कोर, सिलेंड्रिकल कोर यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ में आपने नोटिस करा होगा कि ऊपर हमने एक स्पाइरल स्प्रिंग भी यूज करी है। अब इस स्प्रिंग का काम क्या है कि जब आपकी करंट फ्लो होने की वजह से कॉइल रोटेट करेगी, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि उस रोटेशन को अपोज करेगा। काउंटर टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा ना, वो डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा आप कॉइल को रोटेट करोगे ना स्प्रिंग के अंदर, उतना ही ज्यादा काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब काउंटर टॉर्क और करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे, और वहां पर जाके आपकी निडल ठहर जाएगी। भाई कहीं रुकवाना भी तो चाहते हो ना आप सुई को, हमेशा ही थोड़ी ना घुमाना चाहते हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्प्रिंग को यूज किया, ठीक है ना। ये हमारी निडल है और ये हमारा लीनियर स्केल हो गया। लीनियर स्केल की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। आपके लैब के अंदर जो गैल्वेनोमीटर्स पड़े रहते हैं, उनमें से कोई खराब गैल्वेनोमीटर हो, कभी आपके टीचर से रिक्वेस्ट करना कि सर उस खराब गैल्वेनोमीटर को खोल के हमें ये स्ट्रक्चर दिखाए। आप क्लियरली ये स्ट्रक्चर उसके अंदर देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे और उनका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जैसे व्हाई मैग्नेट्स हैव कर्व्ड सर्फेसेस, राइट, टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देन why do we need radial magnetic field? So that we can produce maximum possible torque by having theta is equals to 90 degree and sin theta is equals to 1 always. Why a cylindrical core made of soft iron is used? तो मैंने तो मल्टीपल कारण बताए, यहाँ पर मैंने दो प्रोमिनेंट रीजन लिखे हैं, to make magnetic field radial and to increase the strength of magnetic field which is associated with the coil. And why spiral spring is used? To produce counter torque when current flows through the coil rotates it, ठीक है। तो अब हमें पूरी की पूरी वर्किंग भी समझ में आ गई, है ना। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कि whenever current will flow through the coil it will rotate and the deflection which will be produced will be directly proportional to the करंट, है ना। पूरी की पूरी वर्किंग अगर हम समझाने के लिए कहा जाए, तो हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर वो हो जाएगा NIAB sin थीटा। और मैंने आपको बताया था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से sin थीटा हमेशा 1 होता है, तो हमारा टॉर्क हमेशा कितना होगा NIAB, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। स्प्रिंग के अंदर जो काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैंने बताया था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो K इज some constant for the given spring and phi is angle of deflection, so your counter torque will be some constant times phi, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए phi के। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर टॉर्क ड्यू टू करंट विल बी इक्वल टू काउंटर टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, यानी कि NIAB इज इक्वल टू K phi, तो phi की वैल्यू आ जाएगी NIB, ठीक है। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, NAB आएगा, ठीक है ना। सो इसको करेक्ट कर लो, इट इज NAB अपॉन K टाइम्स I। तो आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी चीजें, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कॉइल के अंदर, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, मतलब कॉइल के प्लेन का एरिया कितना है, और दोनों मैग्नेट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, और जो स्प्रिंग आपने यूज करी है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, टॉर्शन कांस्टेंट बोलते हैं अपन उसको, वो कितना है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ये डिपेंड कर रहे हैं कि आपने गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया है, ठीक है ना। तो ये सब फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर एक कांस्टेंट है ना। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि हमारा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। करंट I के प्रोपोर्शन के अंदर डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है। हमें तो केवल और केवल करंट को डिटेक्ट करना था कि भाई करंट फ्लो हो
और हमारी जो निडल है वो हमें बता दे, ठीक है, हिल जाए, हमें बता दे कि हाँ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें एक और फायदा हो गया कि हमारा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। तो हम चाहें तो करंट को मेजर भी कर सकते हैं। अगर कम करंट फ्लो हो रही होगी तो कम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा करंट फ्लो हो रही होगी तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। हालांकि हमें एमीटर बनाने के लिए, एमीटर इज नथिंग बट अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, राइट। तो वो बनाने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। देखेंगे हम कि हमें क्यों मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, क्यों हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट एज एन एमीटर यूज नहीं कर सकते, जबकि जो हमारी थ्योरी है वो तो हमें कह रही है कि भाई कर लो, डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक लीनियर स्केल बना दो, सेम प्रोपोर्शन के अंदर आप आसानी से करंट को मेजर कर सकते हो। बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? तो सबसे पहले तो देखो, हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करते हैं। यहां से आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। भाई आपका गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम करंट फ्लो करने पर भी वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है। यही तो होता है ना ज्यादा सेंसिटिव होने का मतलब। हल्का सा हाथ लगाने पर भी एक बच्चा रोने लगता है तो उसको अपन बोलते हैं कि बच्चा बड़ा सेंसिटिव है। वैसे ही यहाँ पे हल्की सी भी करंट फ्लो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम समझ जाओ तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो बहुत कम करंट फ्लो करने पर भी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन अगर प्रोड्यूस हो जाए, मतलब आपका रेशियो फाई डिवाइडेड बाय आई, it will directly represent the sensitivity of galvanometer, and phi divided by I, it depends on totally on the construction of galvanometer। आपने galvanometer को किस तरीके से बनाया ये केवल और केवल उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितनी करंट फ्लो कर रहे हो, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उनका तो रेशियो है ये। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड जो टॉर्शन कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट है कि उसके, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी है गैल्वेनोमीटर की, तो आप नॉर्मली कॉयल का एरिया तो बढ़ाओगे नहीं क्योंकि आपकी डिवाइस बड़ी हो जाएगी, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स भी आप नहीं बढ़ाओगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आप ज़्यादा वायर लपेट रहे हो, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, उसका फिर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और भी बहुत सारे नुकसान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो, और इसका इंतजाम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग एक सॉफ्ट आयरन की बनी हुई सिलेंड्रिकल कोर यूज कर चुके हैं जो कि एग्जैक्टली यही काम कर रही थी, राइट। फिर हम बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट के बारे में। तो फिगर ऑफ मेरिट होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी फिगर ऑफ मेरिट उतना ही कम होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट तो सेंसिटिविटी था, करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, current required for unit deflection will be called current required for unit deflection is called figure of merit। तो भाई साहब यूनिट डिफ्लेक्शन, मान लो 1 डिग्री घुमाना है आपको सुई को, उसके लिए आपको जितना करंट फ्लो करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। तो अगर कोई गैल्वेनोमीटर है जिसमें 1 डिग्री घुमाने के लिए सुई को बहुत ज्यादा करंट फ्लो करना पड़ रहा है तो उसकी फिगर ऑफ मेरिट ज्यादा होगी। अब ज्यादा करंट फ्लो करने पे भी 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ वो उतना ही कम सेंसिटिव होगा। इसलिए हमने कहा है कि सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है वही फिगर ऑफ मेरिट होता है। जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उसका फिगर ऑफ मेरिट कम होगा, जिसका फिगर ऑफ मेरिट ज्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी कम होगी। तो इसका भी फॉर्मूला K/Na भी होगा, ये भी केवल और केवल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। सो जनरली हम जो गैल्वेनोमीटर बनाते हैं ना, इट इज वेरी सेंसिटिव। हम लोग जानबूझ के उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हल्की सी करंट फ्लो करने पर भी उसके अंदर काफी अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आ जाए ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें, देख सकें, राइट। सो अ वेरी स्मॉल करंट विद इन माइक्रो एम्पियर्स की रेंज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना। एंड जनरली इट हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस। इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई we cannot use galvanometer directly as an emitter or as a voltmeter। तो हम galvanometer को चाह के भी
एज एन एमीटर एज अ वोल्टमीटर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत सेंसिटिव है, हल्की फुल्की से करंट फ्लो करते हैं तो ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिस ब्रांच के अंदर आप इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करोगे ताकि उस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसको आप मेजर कर सको, इसका रेजिस्टेंस खुद का इतना ज़्यादा है कि ये उस ब्रांच के अंदर फ्लो होने वाली करंट को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज कर देगा। तो आप जो मेजर कर रहे होंगे वो तो असली करंट होगी नहीं, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली एमीटर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज़ करना है तो हमें दो काम करने होंगे। एक तो इसकी सेंसिटिविटी को घटाना होगा, है ना, यानी कि हमें ये तय करना होगा कि हमें जिस रेंज का एमीटर बनाना है कम से कम उस रेंज तक की करंट अगर गैल्वेनोमीटर से पास हो, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से तो वो पास नहीं हो सकती, डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से तो तुम बहुत कम करंट फ्लो करोगे तो ही फुल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो तुम्हें कुछ तो ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कि आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर केवल और केवल उतनी ही करंट जाए जितनी उसको चाहिए, बाकी जो भी करंट तुम एक्स्ट्रा फ्लो करवा रहे हो उसको ऑल्टरनेट पाथ आप प्रोवाइड करवा दो। साथ ही साथ में आपको गैल्वेनोमीटर को ओवरऑल उसका जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना होगा। तो इन दोनों कामों को हम कर सकते हैं अगर हम एक बहुत ही छोटे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। बच्चों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एंटायर फिजिक्स इन क्लास 12th, है ना, कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम एक बहुत छोटी वैल्यू के रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, तो मान लो हमें आई रेंज का एमीटर बनाना था, ये रेंज कुछ भी हो सकती है, तुम डिसाइड करोगे, बट गैल्वेनोमीटर के अंदर फुल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें बहुत कम करंट की रिक्वायरमेंट है। कितने करंट की रिक्वायरमेंट है? केवल और केवल IG। तो ऑब्वियसली इतनी ही करंट तुम गैल्वेनोमीटर से पास करवाओगे, तो जो रिमेनिंग करंट है इसको पास करवाने के लिए तुम्हें ऑल्टरनेट पाथ चाहिए, तो इसलिए तुम्हें पैरेलल के अंदर शंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ये शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। और फिर आपका जो ओवरऑल एमीटर बनेगा, अब ये आपका ओवरऑल एमीटर है इस बॉक्स के अंदर, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ये भी हमारा काम हो गया, क्योंकि जब हम पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो उन दोनों में से कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है। तो अब हमारे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना ही हाई हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारे शंट रेजिस्टेंस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, उससे भी कम होगा। तो हमारे दोनों ही काम हो गए, हमने ओवरऑल गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को भी घटा दिया और साथ ही साथ में हमने करंट के लिए जो एक्स्ट्रा करंट है उसके लिए ऑल्टरनेटिव पाथ भी प्रोवाइड करवा दिया। तो हम लोग आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। मान लो हमें एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ हो जिसका रेजिस्टेंस है G, है ना, हमने G लिखा है रेजिस्टेंस को, और जिसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट है वो है IG। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और उसके अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड है, ये दो चीजें आपको दे दी जाएगी जैसे आपको गैल्वेनोमीटर मिलेगा, है ना। तो ये दोनों गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टीज है। तो आपको एक गैल्वेनोमीटर दे दिया जिसकी ये दो चीजें आपको पता है। अब आपको कहा गया कि बताओ आई रेंज का एमीटर बनाने के लिए, अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई बोलेगा कि मुझे 15 एमीटर की रेंज का एमीटर बना के बताओ, कोई बोलेगा मुझे 30 एम्पियर की रेंज का एमीटर बना के बताओ सेम गैल्वेनोमीटर से, कोई बोलेगा मुझे 50 एम्पियर की रेंज का एमीटर बना के बताओ। तो फिर तुम क्या करोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हें एक शंट कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में, है ना। अब तुम कितना शंट कनेक्ट करोगे वो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा सर्किट है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। मतलब I माइनस IG टाइम्स S, IG टाइम्स G के इक्वल हो जाएगा, तो S की वैल्यू हो जाएगी IG टाइम्स G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो ताकि आपको शंट की वैल्यू पता पड़ जाए। इतना शंट पैरेलल में कनेक्ट करो, आपकी डिजायर्ड रेंज का एमीटर तैयार है। सिमिलरली अगर मान लो आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा। अब देखो, वोल्टमीटर को वोल्टमीटर के तौर पर यूज करने में एक अलग परेशानी है। देखो, जब भी तुम किसी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हो तो तुम जो मेजरिंग डिवाइस है, मतलब जो
वोल्टमीटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो। अब तुम अगर सपोज करो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो दो काम गड़बड़ होंगे। एक तो काफी ज्यादा करंट जो कि पहले केवल और केवल तुम्हारी डिवाइस से फ्लो हो रहा था, उसका काफी ज्यादा पोर्शन जो है वो अब आपके उस गैल्वेनोमीटर से भी फ्लो होने लगेगा जिसको आपने उस डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। तो आप जो पोटेंशियल मेजर कर रहे होंगे वो तो असली पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। तो एक तो समस्या ये हो गई, और दूसरा गैल्वेनोमीटर वाली समस्या मैंने बताई थी, ठीक है ना, कि गैल्वेनोमीटर से तुम केवल और केवल बहुत कम करंट ही पास कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा करंट उससे पास कर दी तो उसकी सुई जो है तुम्हें टूटती हुई नजर आएगी, ठीक है ना, उड़ता हुआ नजर आएगा गैल्वेनोमीटर। तो इन दोनों समस्याओं से तुम्हें निजात पानी है, तो तुम क्या करोगे, तुम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे और गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में एक बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, you will connect a very high resistance in series with the galvanometer। तो ये गैल्वेनोमीटर था, इसके सीरीज में तुमने एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस S कनेक्ट कर दिया। तो अब आपका जो ये ओवरऑल वोल्ट मीटर बना उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई हो गया। अब रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होने से क्या फायदा होगा कि यहां पर जो करंट आ रही है उसका मेजर पोर्शन जो है वो आपका डिवाइस से ही पास होगा जैसे पहले पास हो रहा था, और बहुत ही माइनर पोर्शन जो होगा, बहुत ही माइनर पोर्शन जो कि बस केवल और केवल हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दे, इतना ही हमें चाहिए, वो हमारे वोल्टमीटर से पास होता हुआ नजर आएगा। आइडियली एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब आइडियली वोल्टमीटर को बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हें यहां पे लिमिटेशन पता पड़ गई कि अगर हम मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेस्ड वोल्टमीटर बनाते हैं तो उसको भाई साहब डिफ्लेक्शन शो करने के लिए कुछ करंट तो चाहिए। यानी कि आप मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का यूज करके कभी भी एक आइडियल वोल्टमीटर नहीं बना सकते। हम आइडियल वोल्टमीटर ऑलरेडी बना चुके हैं हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर, याद करो। पोटेंशियोमीटर जो था वो हमें ये काम करके देता था, वो बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता था और फिर भी पोटेंशियल मेजर कर दिया करता था। इसीलिए हमने कहा था कि पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। जबकि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को तुम वोल्टमीटर में कन्वर्ट तो कर सकते हो, बट इट विल नॉट बी एन आइडियल वोल्टमीटर। इट विल स्टिल रिक्वायर अ very small amount of current to show the deflection, right? So अगर मान लो आपको गैल्वेनोमीटर दे दिया गया है, मतलब ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर की दोनों प्रॉपर्टीज दे दी कि उसका रेजिस्टेंस कितना है और उसके अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी करंट रिक्वायर्ड है, और तुम्हें रेंज बता दी गई है कि भाई हमें इतने रेंज का वोल्ट मीटर बना के बताओ, तो तुम्हें कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो तुम देखोगे कि जो डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज तुम मेजर करने वाले हो, यानी कि जो रेंज है तुम्हारी वोल्टेज की, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज जो तुम मेजर करना चाहते हो, उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाली करंट फ्लो होनी चाहिए, है ना, ताकि सुई मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब IG मल्टीप्लाइड बाय S, IG मल्टीप्लाइड बाय G, ये किसके इक्वल होना चाहिए, V के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको तुम इधर लेके आओगे तो बन जाएगा V माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय G, और फिर इससे डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा S इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो आपको दोनों गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टीज पता हो और डिजायर्ड रेंज पता हो तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत हाई वैल्यू मिलेगी आपको, काफी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको सीरीज के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। अब हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो भी कुछ हमने पढ़ा है, इनके ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि मिरेकल सीरीज के अंदर कोई टॉपिक पूरा हो जाए तो उसके बाद में तुम सवालों के भूखे बन जाओ, और जहां कहीं तुम्हें उस टॉपिक के ऊपर जैसा भी सवाल मिले उसको करने की कोशिश करो। आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि सवाल कर दोगे, ये आपको करना है और फिर देखना है, ठीक है ना। चलो, अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं यार, ठीक है ना। सवाल करने से पहले ये भी बात कर लेते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर।
तो एमीटर से तो आप करंट ही मेजर कर रहे हो, और करंट सेंसिटिविटी अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, फाई डिवाइडेड बाय आई, मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज NAB डिवाइडेड बाय K। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा, फाई पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज के लिए कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। वोल्टेज को आप लिख सकते हो I इंटू R, R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर एज वेल एज, ठीक है, जो सीरीज में तुमने कनेक्ट किया है। सो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, इन दोनों का रेशियो है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर तुम करंट सेंसिटिविटी घटाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी घट जाएगी। यही तो तुम्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कम से कम ऐसा हर केस में नहीं है। देखो, अगर तुम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, मैं 3 तरीके बताए थे मैंने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। तो मान लो तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने वाला तरीका अपना रहे हो, ठीक है, सो इट विल नॉट इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी इन सेम प्रोपोर्शन। व्हाई? क्योंकि जब तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, इसका मतलब तुम ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हो। अगर तुम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, तो तुम उसी प्रोपोर्शन में इस रेजिस्टेंस को भी बढ़ा रहे हो, तो ओवरऑल ये रेशियो आपका लगभग उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है ना। सो वोल्टमीटर, ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर विल आल्सो इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, यानी कि वोल्टमीटर की जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो तो फर्क पड़ेगा, तो फिर करंट डेंसिटी जितने प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, वोल्टेज डेंसिटी भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, तो जितने प्रोपोर्शन में करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, उतने ही प्रोपोर्शन में आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के ये काम कर रहे हो, तो फिर करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जानना जरूरी था, ठीक है ना। चलो सवाल करते हैं। तो कुछ प्यारे प्यारे सवाल हमने यहां पर लिए हैं, देखते हैं कितने सवाल हम कर पाएंगे। लूप इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L is suspended between the pole pieces of a permanent magnet such that B is in plane of the loop। तो B जो है वो लूप के प्लेन में है, यानी कि लूप का जो एरिया वेक्टर है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला वेक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में हो जाएगा। ऐसा कुछ डायग्राम होगा हमारा। तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में एक लूप हमें दे रखा है, और आप क्लियरली देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ही प्लेन के अंदर है, और इसका खुद का जो एरिया वेक्टर है या फिर जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है, दैट इज नथिंग बट NI टाइम्स A। नंबर ऑफ टर्न्स तो यहां पर 1 है, करंट हमें दी हुई है, और एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब हमारा जो एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो कितना होता है? देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है, एरिया जो होता है वो होता है √3/4 टाइम साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे आया? तो एक बार बना के देख लो। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वैसे ये सारे के सारे रिजल्ट पता होने चाहिए आपको। ये इसकी लेंथ L है, तो ये जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो भी L है, तो ये वाली जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी? L sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है L टाइम्स √3/2। तो हमारा एरिया जो होगा वो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो L टाइम्स √3/2। तो हमारा एरिया आ जाएगा √3/4 टाइम्स L स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हमें जैसे ही एरिया पता पड़ गया, हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता पड़ जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा N, तो यहाँ पर 1 है, I यहाँ पर करंट हो गई, और एरिया हो गया √3/4 L स्क्वायर। तो हमारा जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा M इंटू B इंटू साइन 90 डिग्री, यानी कि टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी M, दैट इज
आई इंटू एल स्क्वायर टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय 4, बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ साइड एल कितनी होगी, टॉर्क की फॉर्म में बताना है। तो साइड एल को अपन एक तरफ रख लेते हैं, तो एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स टाउ डिवाइडेड बाय बी टाइम्स √3i, ये हो जाएगा। तो हमारे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 4 का रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें रूट के अंदर फंसी रह जाएगी, टाउ भी फंसा हुआ रह जाएगा, √3 भी फंसा हुआ रह जाएगा, बी भी फंसा हुआ रह जाएगा, आई भी फंसा हुआ रह जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट। 2 टाइम्स टॉर्क डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स BI की पावर हाफ, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए होंगे क्योंकि आंसर बड़े कॉम्प्लिकेटेड से नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका एरिया ही तो पता होना चाहिए था आपको, आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो और टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, खत्म खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मेटल रॉड ऑफ मास 10 ग्राम एंड लेंथ 25 सेंटीमीटर is suspended on 2 springs as shown in figure. The springs are extended by 4 centimeter. दोनों springs के अंदर extension produce हो जाता है 4 centimeter का. When a 20 ampere current passes through the rod, it rises by 1 centimeter. Determine the magnetic field assuming acceleration due to gravity to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है, क्रॉस डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, बैटरी यहां पे आपको दे रखी है। तो जैसे ही तुम करंट पास करोगे तो करंट किस डायरेक्शन के अंदर पास होगी, करंट इस डायरेक्शन के अंदर पास होगी। अब आप अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और पता लगाओ कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अंदर, तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो किस डायरेक्शन के अंदर लगना चाहिए, ठीक है ना। तो when a 20 ampere current passes through the rod, it rises by 1 centimeter. ध्यान दो, it rises by 1 centimeter। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है, I इंटू एल इंटू बी। तो फोर्स लगेगा आपका I इंटू जो भी लेंथ होगी हमारी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड B, है ना। और ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है, बहुत अच्छी बात है। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड अज्यूमिंग, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। करंट हमें दे रखा है, लेंथ हमें दे रखी है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा, पहले स्प्रिंग कितनी एक्सटेंडेड थी, 4 सेंटीमीटर, और अब केवल और केवल कितनी एक्सटेंडेड है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारी रॉड है वो उठ चुकी है ऊपर। कितना ऊपर उठ चुकी है, 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। तो पहले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं बिफोर करंट। बिफोर करंट, तो बिफोर करंट दो ही, ये हमारी रॉड थी और इस रॉड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, इधर की तरफ फोर्सेस लग रहे थे, फोर्स लग रहा था K टाइम्स कितना एक्सटेंशन था, 4 सेंटीमीटर, है ना। और इधर एक्सटेंशन था हमारा, इधर भी फोर्स लग रहा था K टाइम्स 4 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में ही रखते हैं इसको, ठीक है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था आपका mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था आपका mg, और ये बैलेंस थे। तो आप कह सकते हो कि 2 टाइम्स K टाइम्स 4 सेंटीमीटर वॉज इक्वल टू mg। तो K की वैल्यू थी mg डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमें पता चला। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला, तो आफ्टर करंट अगर बात करी जाए तो फिर सिचुएशन क्या हो गई, तो फिर इसके ऊपर एक फोर्स और एक्स्ट्रा आ गया। तो अब की बार एक्सटेंशन केवल और केवल 3 सेंटीमीटर रह गया, है ना। तो ये रह जाएगा K टाइम्स 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी फोर्स हो जाएगा K टाइम्स 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रॉड है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गई। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है I इंटू एल इंटू बी,
और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mg। k की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, mg डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर टाइम्स 3, और यहाँ पे भी mg डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर टाइम्स 3। तो अब हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 8 mg, ये तो दोनों स्प्रिंग की वजह से लगने वाले फोर्सेस हो गए, प्लस आई, करंट हमें कितना दे रखा है 20 एम्पियर, एल हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, 25 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है ना। और नीचे की तरफ फोर्स कितना है, नीचे की तरफ फोर्स है हमारा mg। ये सारे के सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगे। चलो बैलेंस करो, तो ये 20 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 5b। ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो mg माइनस 3 mg बाय 4 करेंगे तो बचेगा mg बाय 4। तो 5 टाइम्स b विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स b विल बी इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 4। तो b की वैल्यू आ जाएगी m, तो मास हमें दे रखा है 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। g की वैल्यू 10 लेने के लिए कहा गया है, और नीचे 5 × 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ इसको आप 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 0.5 × 10⁻², है ना। 10 से डिवाइड करोगे 5 को तो वो 0.5 बन जाएगा, और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ बन जाएगा 10⁻²। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल्ड है, बट ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है ताकि आप लोग घूम सको। आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है, आपको पता है कि स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हैं तो फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है, आपको पता है कि फोर्सेस को कैसे बैलेंस करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग हाथ डालो ऐसे सवालों के अंदर, ताकि आप ऐसे सवाल अगर कर पा रहे हो तो फिर बाकी जो नॉर्मल सवाल है वो आपको काफी ज्यादा आसान लगने लगेंगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायर लूप आपको दे रखा है ABCD विच इज कैरिंग ए करंट स्मॉल i is placed near and coplanar with a long straight conductor carrying current capital I. The net force on the loop will be. तो देखो, जो BC और AD इस वाली साइड और इस वाली साइड के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो आपस में एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बच गई हमारी दो साइड्स, एक तो बच गई AB और एक बच गई CD। तो फोर्स ऑन AB अपन पता करते हैं सबसे पहले, फोर्स ऑन AB। चलो, तो फोर्स ऑन AB, तो आप नोटिस करोगे AB के अंदर करंट जो है वो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसके सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स ऑन AB जो होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने बताया था पर यूनिट लेंथ जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो होता है μ0। करंट हो जाएगा हमारा I, दूसरा करंट हो जाएगा हमारा कैपिटल I डिवाइडेड बाय 2 पाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस है L डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हो गया करंट पर यूनिट लेंथ, और हमें कितनी लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना है, L लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना है। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, फोर्स आ जाएगा हमारा μ0 कैपिटल I स्मॉल I डिवाइडेड बाय पाई। इट इज फोर्स ऑन दिस साइड AB। नाउ इसकी बात करते हैं, CD की बात करते हैं। अब आप नोटिस कर रहे हो कि यहां पर जो करंट I फ्लो हो रही है और यहां पर जो करंट कैपिटल I फ्लो हो रही है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑन CD लगेगा आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्स ऑन CD की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा μ0 पहला वाला करंट I, दूसरा वाला करंट कैपिटल I डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस हो जाएगी L प्लस L/2 दैट इज 3L/2 टाइम्स हमें कितनी लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना है L। 2 से 2 गया, L से L गया,
तो फोर्स ऑन सी डी विल बी इक्वस टू म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई। अब क्लियरली ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई डिवाइडेड बाय पाई माइनस म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई। देखो कौन सा वाला आंसर करेक्ट है आपका, 2 म्यू नॉट आई टाइम्स स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होना चाहिए। तो अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बट थोड़ा सा केयरफुली आपको उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कर सको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगुलर कॉयल है, लेंथ आपको कितनी दे रखी है 0.12 मीटर, विड्थ आपको दे रखी है 0.1, हैविंग 50 टर्न्स। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ हमें दे रखी है कितनी 0.12 और विड्थ हमें दे रखी है 0.1, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.012 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं हमें 50 दे रखे हैं। इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 0.2, टेस्ला भी लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। वेबर के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जब देखोगे तब, ठीक है ना, तो यूनिट सेम ही है ना, घबरा मत जाना। द कॉयल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो करंट आपका फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। इफ द प्लेन ऑफ द कॉयल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो देखो ऐसा सिचुएशन हमें दे रखा है कि ये फील्ड है और ये प्लेन है ना, और प्लेन और फील्ड के बीच का जो एंगल है, मैंने उल्टा बना दिया, ये प्लेन है आपका, कॉयल का प्लेन है ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री, जबकि आपको एंगल किसके बीच में चाहिए होता है, कॉयल के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होता है या जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है, उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता है। तो बेसिकली आपको थीटा कितना लेना है 60 डिग्री लेना है, थीटा कितना लेना है आपको 60 डिग्री लेना है ना। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉयल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी, बताओ कितना टॉर्क आपको चाहिए होगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होगी ना, तो उसको रोकने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, उतना ही जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला है हमारे पास में m इंटू बी इंटू साइन थीटा, m होता है NIA इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, n दे रखा है 50, I दे रखा है 2, एरिया दे रखा है 0.012 है ना, B मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमें 0.2 है ना, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, 50 इंटू 0.2 करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 का मतलब हो जाएगा 2/10, 10 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो ये बचेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.012 यानी कि 0.12 न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अ करंट कैरिंग वायर AC इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, आपको शो भी कर रखी है क्रॉस डायरेक्शन में। देन द फोर्स ऑन वायर ACs, तो हमें वायर A से लेके C तक फोर्स निकालना है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में हम लोग डायरेक्ट कौन सी लेते हैं लेंथ, शुरुआत से लेके आखिरी पॉइंट के बीच की लेंथ। तो शुरुआत से लेके आखिरी पॉइंट के बीच की लेंथ लेनी है हमें, ये वाली लेंथ लेनी है। तो ये 6 है, ये 8 है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका फोर्स हो जाएगा I इंटू एल इंटू बी, एल क्रॉस बी करते हैं वैसे, बट एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है,
एल मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में है और बी उसके परपेंडिकुलर है। तो करंट हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 एम्पियर, लेंथ हमें कितनी लेनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी दे रखी है 10 टेस्ला। 100 से 10⁻² चला जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 3 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अ सर्कुलर कॉयल ऑफ n टर्न्स r रेडियस कैरीज अ करंट I। कोई बात नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए n, r हो गई रेडियस, तो एरिया हमारा πr² हो जाएगा। वर्क डन इन रोटेटिंग दिस कॉयल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम θ1 = 0। ठीक है ना, तो पहले आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो एट θ1 = 0 डिग्री। तो इसको अपन ले लेते हैं PE इनिशियल, कितनी आ जाएगी -m × b × cos थीटा। m क्या होता है n, करंट हो गया I, एरिया हो जाएगा πr²। सो दिस इज योर m, ठीक है, टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड B एंड cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा -NIB × πr²। वेरी गुड। और अगर अपन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें एट θ2 = 90 डिग्री, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -m × b × cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो वर्क डन जो होता है वो सिंपली किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, 0 -NIB πr², तो हमारा आंसर आ जाएगा NIB πr²। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, NIB πr², ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई से भी एंगल से कोई से भी एंगल तक ले जाए, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं, यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉयल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 60 ओम दे रखा है। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट, तो IG हमें कितना दे रखा है 1 एम्पियर दे रखा है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर टू रीड करंट्स अप टू 5 एम्पियर, तो हमारी डिजायर्ड रेंज कितनी है 5 एम्पियर है। तो बताओ कितना रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियसली हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है। जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करते हैं तो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए, सीरीज में तो हमें कनेक्ट करना ही नहीं है। अब कितना करना है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था S = IG × G / I - IG, सबकी वैल्यू है। IG इज 1 एम्पियर, कैपिटल G इज 60 ओम, कैपिटल I इज = 5 - 1, यानी कि 60 / 4, यानी कि 15 ओम। तो हमें 50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम्स, है ना, 100 ओम्स उसका खुद का रेजिस्टेंस है, मतलब कैपिटल G हमें दे रखा है 100 ओम। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 मिली एम्पियर करंट, यानी कि IG हमें दे रखा है 30 मिली एम्पियर। इफ इट इज टू वर्क एज वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज, तो वोल्ट मीटर की रेंज हमें दे रखी है 30 वोल्ट। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो हमें रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। कितना कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने फॉर्मूला बताया था V/IG - G, तो V हमें दे रखा है 30, IG हमें दे रखा है 30 × 10⁻³ -G दैट इज 100। 30 से 30 चला गया, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा, -100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900 ओम। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बहुत हाई मिलेगी, इधर बहुत कम मिल रही है और इधर बहुत हाई मिल रही है। ठीक है ना,
नेक्स्ट देखो, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मेन करंट का मतलब है कि हमारी डिजायर्ड रेंज आई है, तो जो आई जी है वो कितनी होनी चाहिए, 0.2% ऑफ मेन करंट, मतलब 0.2% ऑफ मेन करंट आई। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमें शंट कितना कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, शंट कितना कनेक्ट करना पड़ेगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो शंट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी आई माइनस आई जी। तो आई जी की जगह अपन रख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स आई टाइम्स जी आई माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स आई। तो यहाँ पे आई तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 100 एलसीएम बचेगा, तो ऊपर तो बचेगा 0.2 जी और नीचे बचेगा 100 माइनस 0.2 यानी कि 99.8 इतना बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो ये बचेगा G डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 499 इतना हमारा रेजिस्टेंस होगा, जो शंट रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा उसका। अब हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का मतलब है उसमें गैल्वेनोमीटर भी होता है और उसमें शंट रेजिस्टेंस भी होता है। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होता है वो होता है इन दोनों का पैरेलल। पैरेलल का मतलब हो जाएगा G इंटू एस डिवाइडेड बाई G प्लस एस। तो चलो निकालो इसकी वैल्यू। तो G एस की वैल्यू हो जाएगी G अपॉन 499 डिवाइडेड बाई G प्लस G अपॉन 499। तो 499 तो एलसीएम आके चला जाएगा, G भी कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा G स्क्वायर, मैं पूरा ही कर देता हूँ, G स्क्वायर डिवाइडेड बाय 499 टाइम्स 499 डिवाइडेड बाय 500G। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, G से एक G कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आ गया G डिवाइडेड बाय 500। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कनेक्ट होगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे यहीं तक सवाल को करेंगे और ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आ जाएंगे, जबकि उनको क्लियरली पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें वो रेजिस्टेंस नहीं पूछा गया है जो हमें शंट के तौर पर कनेक्ट करना है, हमें ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा गया है, वो हमें निकालना है यहाँ पर, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।